दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बजट 2024 से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और बजट पे चर्चा होनी क्विक न्यूज के द्वारा जरूरी थी। तो इसलिए हमने आज ये बजट पे चर्चा का कार्यक्रम रखा है और बजट पे चर्चा के लिए हमने आज सीए संदीप अग्रवाल को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सीए संदीप अग्रवाल हमारे साथ बैठे हैं। और दोस्तों, संदीप अग्रवाल के बारे में मैं आपको इतना सा बता दूं कि बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है वित्त के मामले में। सीए होने के मामले में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कुचामन, सीकर, बीकानेर, जोधपुर आदि एरिया में इनका बहुत अच्छा काम है और वो बहुत ज़्यादा फायदा इनके पास इसी एरिया से है, नागौर से वगैरह से। तो सीए साहब को मैंने आज आमंत्रित किया है हमारे यहाँ पे। सीए साहब सीए साहब वित्त के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, ये मैं जानता हूँ इस बात को। काफ़ी पुराने मेरे नॉन है, ये पुराने परिचित है। तो बजट पे चर्चा के लिए मैंने आज ये इनको बुलाया है। तो मैं सबसे पहले तो इनसे ये पूछूंगा कि आम आदमी का बजट आज जो पेश हुआ है भारत सरकार का, उसमें बेसिकली क्या उन्होंने दिया है, मूल रूप से उन्होंने क्या दिया है? सबसे पहले मनोज जी, अग्रवाल जी, आपको धन्यवाद कि मुझे आपने आज इस मौके पे मेरे को बुलाया है और मुझे कुछ शब्द करने के लिए आपने चुना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपका प्रश्न है कि आम आदमी को इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या दिया है, ये आम बजट क्या होता है, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी जो बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, जो भारत की वित्त मंत्री है, ये बजट एक आम बजट है और एक अंतरिम बजट है। आम बजट और अंतरिम बजट दोनों बजट अलग होते हैं। आम बजट जो होता है वो फाइनेंस से पूरे साल भर के अंदर चलता है। आज की डेट के अंदर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अगले वर्ष के अंदर गवर्नमेंट किस मदों में गवर्नमेंट अपने को पैसा देगी, किस मद में गवर्नमेंट के उसमें खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू किस नेचर का होगा, उसका फिस्कल डिफिसिट क्या होगा, आम आदमी पे उस बजट का क्या असर पड़ेगा। तो इसको तो बोला जाता है आम बजट। अभी जो गवर्नमेंट ने पेश किया वो है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट इसलिए है क्योंकि आगामी 3 महीनों के बाद में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। तो देश का जो संविधान है वो एक नैसर्गिक उसमें न्याय का सिद्धांत है कि आप पूरे साल भर के लिए बजट नहीं दे सकते। आप केवल एक नैतिकता आपकी ये कहती है कि आप केवल 3 महीने के बजट दीजिए। जो देश में फिर पूर्णकालिक जो सरकार आएगी जुलाई के अंदर, वो इस बजट में उसको कंटिन्यू करे, उसमें कुछ कम करे या कुछ ज्यादा करे। तो आम बजट और अंतरिम बजट में ये आगे का निर्णय अगली सरकार ले। हाँ, आगे का निर्णय अगली सरकार लेवे। जो भी देश के मतदाता जो सरकार चुनेंगे उसके अनुसार वो करेगी। आपका प्रश्न ये है कि आम बजट में आम आदमी को क्या मिला या क्या नहीं मिला। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंतरिम बजट होता है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट लोक लुभावनी स्कीम्स वगैरह नहीं लाती है, क्योंकि ये नैतिकता और नैसर्गिकता के खिलाफ होता है। जी। अभी जो ये बजट आया है इसमें कुछ भी इनकम टैक्स की स्लैब की अपन अगर बात करें तो इनकम टैक्स की स्लैब में गवर्नमेंट ने कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं किया है। जी। जो कर की दरें पहले थी वो की वही कर की दरें अभी रखी। कर की दरें आम आदमी के लिए अलग होती है, कंपनीज के लिए अलग होती है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग होती है, हर चीज के लिए अलग होती है। जी। सर, जो रिबेट्स वगैरह जो इनकम टैक्स में मिलता है, वो रिबेट्स के बारे में समझना चाहूँगा मैं भी और मेरे दर्शक भी। तो ये रिबेट्स किस तरह से मिलती है, एटीजी वगैरह जो, वो सारी आप ज़्यादा जानते हैं, मैं तो इसी के बारे में कम जानता हूँ। तो रिबेट्स के बारे में आप एक बार विस्तार से बताएं। भारत के अंदर आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो कर की प्रणाली है वो बहुत ही सरल प्रणाली है। अभी पिछले वित्तीय वर्ष से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की 2 रिजीम उन्होंने बनाई है। ये पुरानी एक इसको बोलते हैं ओल्ड रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, एक थी न्यू टैक्स रिजीम। ये 2 या 3 साल पहले ही गवर्नमेंट ने इसका अनुपालन कर दिया था। लेकिन पिछले बजट में जो न्यू स्कीम थी उसको गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया और जो ओल्ड स्कीम है उसको ऑप्शनल कर दिया। हम पहले बात करते हैं ओल्ड स्कीम की। जो ओल्ड स्कीम है उसके अंदर गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 0 टैक्स लेती है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है उस पे 5% टैक्स लिया जाता है। 5 लाख से 10 लाख की श्रेणी है उस पे 20% टैक्स लिया जाता है। 10 लाख से ऊपर की श्रेणी है उस पे 30% टैक्स लिया जाता है।
जो भी ये इनकम टैक्स होता है उसके अंदर एजुकेशन सरचार्ज, एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस लगता है, जो कि नॉर्मल सामान्यतः 4% होता है, टैक्स का 4%। साथ ही साथ अब एक कई जनों के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि सर आप बता रहे हो कि 2.5 लाख की इनकम है, किसी व्यक्ति की 4,90,000 रुपये इनकम है, तो फिर उसके टैक्स क्यों नहीं लगा 5%? तो पुराने टैक्स रिजीम में और नई वाली में गवर्नमेंट ने 87A की एक रिलीफ जोड़ी है। 87A की रिलीफ ये कहती है कि किसी भी पर्सन को 25,000 रुपये तक टैक्स रिलीफ मिलती है। तो अपन आम भाषा में समझ सकते हैं कि किसी की इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो उसके टैक्स नहीं लगेगा, जो कि उसकी ओल्ड टैक्स रिजीम है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जी। अब साथ में छूटों का बताएं तो भारत में क्या है कि 80C से लेकर 80U तक छूटें दी हुई है। 80C की जो छूट है वो होती है LIC का प्रीमियम, 2 बच्चों के स्कूल की फीस, PPF है, उसके होम लोन का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, और PPF है, किसान विकास पत्र है, 5 ईयर FD है, ELSS स्कीम है जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है, जिसका 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, वो स्कीम है। इन स्कीम के तहत सब मिला के 1,50,000 रुपए तक उसको छूट मिलती है। जी जी जी, मैक्सिमम 1,50,000 तक। तो ये हुई 80C की छूट। फिर सेकंड छूट आती है उसके 80D की। 80D में क्या है कि उस पर्टिकुलरली पर्सन के अगर उसने कोई मेडिक्लेम ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ का उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसमें एक निर्धारित छूट है 25,000, 50,000, अलग अलग निर्धारित छूट है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग है, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग है। और पिछले सालों में गवर्नमेंट ने मानवता की सोचते हुए किसी भी पर्सन के अगर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, और उनके इलाज पे अगर खर्चा होता है तो उसमें भी गवर्नमेंट ने 75,000 रुपए तक की छूट गवर्नमेंट देती है। फिर इसके अलावा अलग अलग छूटें 80C के बाद 80U की आती है, 80E की आती है। 80E की है कि हायर एजुकेशन के लिए अगर जो उसके एजुकेशन पे इंटरेस्ट लगता है, एजुकेशन लोन पे, उस पे अनलिमिटेड छूट है ब्याज पे लगी हुई। फिर 80G की छूट आती है, जो धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं उनके लिए छूट होती है। और 80G के बाद में 80P है, 80R है, 80U है, विकलांग जो पर्सन होते हैं जिनकी इनकम पे 75,000 की फ्लैट छूट है। इस टाइप से ये अलग अलग छूटें होती है। जी सर, आज के बजट में एक ही नाम सुनने को मिला है, सूर्योदय योजना। अच्छा। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को गवर्नमेंट ये जो अपने सोलर जो पावर है इसका वो प्लांट लगा के देगी। और इसमें उन्होंने राजस्थान से लगभग 12 या 13, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, इतने जिलों को हम सेलेक्ट किया। अपना नागौर भी उसमें है और सीकर भी है। जी। और दोनों जगह आपका फील्ड है। जी जी। तो इसीलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सूर्योदय योजना है क्या दरअसल, और इसमें इनकम टैक्स में उन्होंने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लिया है तो क्यों लिया है, इससे क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होने वाला है, आम आदमी को क्या फायदा होगा इससे? ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, इसका नाम अपन ने बजट से पहले 22 तारीख को जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो भगवान सूर्य को साक्षी मानते हुए नरेंद्र जी मोदी ने उसी समय उन्होंने कहा था कि एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ऐसी लाएंगे जिसके तहत अपने सूर्य भगवान से मिलने वाला जो ये आशीर्वाद है, ये जो रोशनी है, इस रोशनी को हम काम में लेंगे और आम जन तक इस रोशनी को सही वे में पहुंचाएंगे। कुछ भी कहो, नरेंद्र मोदी एक बहुत अर्थशास्त्री तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़े राजनीतिज्ञ में मानता हूँ। अर्थशास्त्री तो नहीं है, पर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है कि उन्होंने क्या किया है कि एक ये योजना उन्होंने बताई है। इस योजना का क्या डिटेल्ड रूप तो भी आया नहीं है, संक्षिप्त रूप के अनुसार उन्होंने माना है कि 1 करोड़ परिवारों को चयन किया जाएगा। उन्होंने अलग अलग जिले सिलेक्ट किए, जिसमें सीकर जिला भी सिलेक्ट हुआ है, अपना नागौर भी है, और उनमें से परिवार अलग अलग सेट किए जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे कि इनका उद्देश्य ये है बजट में कि भाई 300 यूनिट तक आम आदमी की बिजली फ्री हो जाए। तो ये क्या करेंगे कि जो अपन सोलर पैनल लगवाएंगे, उन सोलर पैनल पे 3 किलोवाट तक सोलर पैनल रहेगा तो पर किलोवाट अलग छूट दी हुई है, जो कि 18,000 रुपए पर किलोवाट की छूट है।
3 वोट से अधिक किलोवाट का अगर अधिक सोलर होगा तो उस पर अलग छूट निर्धारित रहेगी। छूट मिल जाएगी। जो भी ये छूटें वगैरह है ये डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा सीधे कस्टमर के अकाउंट में आएगी। जी। कोई भी बीच में इसमें भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा। एवीएनएल को इसमें नोडल एजेंसी बनाया है, अजमेर विद्युत वितरण निगम जी, यहाँ पे जी, राजस्थान में जेवीएनएल है। अपने को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अपना अगर सिलेक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट के जो भी निर्धारित वेंडर रहेंगे उन वेंडर के द्वारा अपने को उसको परचेज करना है। अपनी डिटेल ऑनलाइन जाएगी, फिर जो भी सब्सिडी का अमाउंट रहेगा वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में आ जाएगा। एक उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर इसमें और दिया है, मैं इसको पढ़ रहा था कि जो एक्स्ट्रा बिजली अगर बनी तो वो अपन डिस्कॉम को दे सकते हैं। जो नॉर्मल रेटें हैं उन रेटों से अच्छी रेटें अपने को मिलेगी। पहले क्या जो सोलर की जो स्कीमें थी ना उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड रेट कर रखी थी, जैसे 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए यूनिट का कर रहा था। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि आकर्षक रेटें। अब आकर्षक रेटें क्या होगी, वो जो भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह है ये बैठ के डिसाइड करेंगे। फिर देखो मोदी जी को आगे वोट लेने हैं तो मेरा मानना है कि अच्छा ही करेगी गवर्नमेंट, जो भी करेगी। सर ये अगला क्वेश्चन मेरा है कि ये जो बजट पेश हुआ है, मेरे ख्याल से तो आप बता रहे हैं कि इंतरिम बजट है, अंतरिम बजट है, तो अंतरिम बजट में तो कुछ लोग लुभावनी घोषणाएं तो कर नहीं सकते। अगर वो करते हैं तो ये एक नैतिकता के विरुद्ध बात होगी। लेकिन फिर भी इस इंतरिम बजट से आम आदमी को, भारत के आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी, कितना क्या मिलेगा? इस आम बजट से, इस अंतरिम बजट से अगर आप उसको डिटेल में देखें तो अपने को लगेगा इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है। डिटेल में आप देखें, बट अगर अपन उसको अच्छे से चेक करें, अपन एक फाइनेंस के हिसाब से सोचें या देश के हिसाब से सोचें तो बहुत ही अच्छा बजट है। कैसे है कि एक गवर्नमेंट ने एक कैपेक्स फंड बनाया है जो कि पहले 10 लाख करोड़ का था। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने अभूतपूर्व वृद्धि करी है, उसने उसको कर दिया 11 लाख करोड़ का। जी। ये 11 लाख करोड़ का जो ये फंड है ये इंटरेस्ट फ्री फंड होता है जो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड भी बनेगी, ब्रिज भी बनेंगे, कॉरिडोर भी बनेंगे, तो कैसे न कैसे तरीके से ये आम आदमी के फायदे में रहेंगे। बैकग्राउंड बैकग्राउंड डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। ऐसे जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने अभी 400 जो रेल की बोगियां थी उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा इसको वंदे भारत में ट्रेन में हम कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा 3 रेलवे के कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और जो आशा सहयोगी जो हैं उनका इंश्योरेंस किया जाएगा, जिसका जो पेमेंट होता है वो सब गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, उनको डिजिटल किया जाएगा। तो इस टाइप से उन्होंने गवर्नमेंट ने कई घोषणाएं इसमें करी है। सर एक विशेष बात है, 2014 तक की मनमोहन सिंह की सरकार रही थी जी। पी चिदम्बरम वहाँ पे वित्त मंत्री थे जी। और 2014 के बाद 2024 आ गया। 10 सालों में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हिंदुस्तान की लगातार गिरती जा रही है। जी। जब तक मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम थे अर्थव्यवस्था अपनी लेवल पर सही थी। विदेशों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी पेट थी और 2014 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, लगातार डाउनफॉल पे है। अभी आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अर्थव्यवस्था है, फिर दूसरी पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन में भी भारत 107वें स्थान पर पहुंच गया है। तो सर अर्थव्यवस्था गिरती हुई है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या भारत सरकार के पास या निर्मला सीतारमण के पास, क्योंकि निर्मला सीतारमण भी जेएनयू से है, निकली हुई है और जेएनयू तो मेरे ख्याल से बहुत सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है। मैं जर्नलिज्म में तो मेरे कई दोस्त हैं जो अनुराग वाजपेयी है वगैरह वगैरह जो भी है वो जेएनयू से पास आउट है। तो इस अर्थव्यवस्था के लिए इनके पास कोई विजन है क्या कि ये कभी सुधार हो सकता है क्या? मनोज जी आप बहुत ही बात पटु है आपने बहुत ही मतलब अच्छा प्रश्न पूछा है जो कि मुझे उलझाने के लिए पूछा है। बहुत ही बात पटु है। मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए अपने जो देश में फाइनेंस मिनिस्टर हुए हैं जो मनमोहन सिंह जी हैं, जो पिछली टर्म के अंदर प्रधानमंत्री रहे हैं, उससे पहले वो 19 के अंदर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले वो गवर्नर थे आरबीआई के। जी। तो इनका मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े अच्छे अर्थशास्त्री है जी।
और मोदी जी अच्छे राजनीतिक के। हम्म, मैंने संक्षिप्त शब्दों में आपको ये चीज बताई है। अब अपन डिटेल में अगर बात करें तो मनमोहन जी 1991-92 के तहत के सन की बात कर रहा हूँ मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, साल 2 साल का था, बट सुना हुआ है जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट में एफडीए चालू कर दी थी। एफडीए का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी। सेकंड होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को बोलते हैं उदारीकरण। उस टाइम ये हुआ कि देश के जो द्वार है वो सब कंपनियों के लिए खोल दिए। जी, वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की उस टाइम सरकार की ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। भारत का जो सेंसेक्स हर्षद मेहता के टाइम पे जो गिर गया था उसको उठाने का काम इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने किया था। जी, ये नरेंद्र मोदी जी के 2006 या 7 के कोट हैं, मतलब उनके शब्द हैं कि देश में मनमोहन सिंह जी जैसा वित्त मंत्री मिलना मुश्किल है। ये नरेंद्र मोदी जी के कोट है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। तो उस टाइम पे उन्होंने एफडीए के सारे दरवाजे खोल दिए हर जगह। जैसे इंश्योरेंस में 49% एफडीए करी, डिफेंस में अलग करी, हर क्षेत्र में अलग अलग एफडीए कर दी। तो एफडीए मतलब बाहर का पैसा अगर इंडिया में आया तो देश में रोजगार भी बढ़ा है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, सब चीजें देश के अंदर बढ़ी है। तो मेरे को जहाँ तक फील होता है कि उन मनमोहन सिंह जी की जो अपन मारवाड़ी में कहते हैं होड़, वो कोई नहीं कर सकता। निर्मला सीतारमण जी बेचारी प्रयास कर रही है और भी आगे प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि मेरे को लगे कि आगे ये कर सकते हैं। नहीं सर, क्वेश्चन ये था कि अब इस गिरती अर्थव्यवस्था के लिए इनके पास कोई विजन है क्या? इनके पास विजन तो इन्होंने इस बजट में एक दिया है 2047 2047। इस बजट को पूरा फोकस किया है 2047। 2047 को उन्होंने माना है कि 2047 के अंदर अपना देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। तो उन्होंने एक सबसे बढ़िया काम किया। भारत क्या है, नारों का देश है, यहाँ नारे दिए जाते हैं। कोई किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, तो इन्होंने क्या नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और अब इन्होंने उसमें एक नया जोड़ दिया, सबका प्रयास। मतलब आप प्रयास करो खुद ही, आप खुद प्रयास करोगे तो आगे बढ़ेंगे। ये कार्य इन्होंने किया है। बाकी देखो, अपन ये चाहते हैं कि देश की व्यवस्था आगे बढ़े जी, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तय करेंगे। अब सर एक निहायत ही राजनीतिक क्वेश्चन है जी। अब चूंकि क्वेश्चन तो मुझे अर्थव्यवस्था से संबंधित ही करना चाहिए था, मगर एक ये राजनीतिक क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था भी बैकग्राउंड में तो पीछे से तो अर्थव्यवस्था ही है। सर 3 वित्त मंत्री हैं अपने पास, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और निर्मला सीतारमण जी। सर तीनों में से आप किसको ज्यादा बेहतर मानते हैं? क्योंकि पी चिदम्बरम ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीतिक बात अलग है, राजनीतिज्ञों ने उन पर कई आरोप भी लगाया, वो सब हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में पी चिदम्बरम भी, हालांकि मनमोहन सिंह जी जितनी तो बराबरी नहीं कर सकते, मगर हाँ वो बेटर थे। और अब निर्मला सीतारमण, इससे पहले अरुण जेटली थे, तो अरुण जेटली तो इस लाइन में है ही नहीं कहीं, वर्तमान निर्मला सीतारमण। तो इन तीनों में से आप किसको ज्यादा बेहतर मानते हैं? मेरी नज़र में सबसे बढ़िया देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वो है मनमोहन सिंह जी। और अगर द्वितीय क्रम में अपन देखें तो अभी हमारे प्रोफेशनल्स के कई टेक्निकल समस्या आती है। हमारे प्रोफेशनल्स सीएज वगैरह के एडवोकेट्स के कई ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप। अभी जीएसटी में जो टेक्निकल समस्या आ रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की जो वेबसाइट है जो कंपनीज के रिटर्न्स वगैरह फाइल करवाती है, उनमें इतनी समस्या आ रही है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स आती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हमेशा ट्वीट वगैरह करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, सोल्यूशन होता है लेकिन देर से होता है। तो कई जो नीतियां है ना वो गवर्नमेंट की वो लचीली नहीं है, वो रिजिड है। भारत जैसा देश है, ये भारत जैसा जो देश है, इसमें क्या है कि अपनी देश की जनसंख्या 35% से अधिक पुअर है, गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको इतने रूल्स एंड रेगुलेशन का आइडिया नहीं है। तो उन पे इतने रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉलो या कंप्लायंस नहीं हो पाती, क्योंकि भारत अपन होल्ड कर रहे हैं कि अपन इंग्लैंड की, अमेरिका की, तो उसमें समय लगेगा। तो मेरी नज़र के अंदर सबसे बढ़िया जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मनमोहन सिंह जी है, सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला जो सीतारमण जी ये प्रयास कर रही है, और अगर अगली टर्म में आए तो हो सकता है और अच्छे हैं जी। और ये तो 3 महीने की बात है, 3 महीने बाद क्या पता कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए तो चिदम्बरम जी मिले। निहायत ही राजनीतिक बात है।
कि जिस तरह से तानाशाही चल रही है अभी, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि ये वापस गवर्नमेंट कांग्रेस की आ जाएगी। फिर भी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे स्टूडेंट में, हमारे स्टूडियो में आके हमें अनुग्रहित किया।